चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहली न्यूज़ जो है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर है। ब्रिटेन का एक शहर है ग्लासगो, वहाँ पे चल रही थी कोप 26 की बैठक। वो बैठक खत्म हुई है और उस बैठक में को लेकर कुछ बातें निकली हैं, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस बैठक में भारत ने कुछ खास बातें की, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं अभी। ये जो कोप है, कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और यहाँ पे जो पार्टीज हैं ये कंट्रीज हैं, देश हैं। 26वीं बैठक हो रही है, मतलब इसके पहले 25 बैठक हो चुकी है। तो ये जो कोप 26 है ये करा कौन रहा है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो कि क्लाइमेट चेंज में काम करती है। वो लगभग हर साल एक बैठक कराती है जहाँ पे दुनिया भर के देश आते हैं और क्लाइमेट चेंज पर बात करते हैं। इसकी 26वीं बैठक कहाँ हो रही थी? ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ पे आता है? ये स्कॉटलैंड में। और स्कॉटलैंड किसका पार्ट है? यूके का पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का। तो कोप 26 की बैठक संपन्न हुई। भारत ने यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत किए थे। उन्होंने कुछ खास वादा किया दुनिया के लिए जिससे हम अपने क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे, क्योंकि भारत जो ग्रीन हाउस एमिशन है, ग्रीन हाउस एमिशन करने वाला दुनिया का 3rd नंबर का देश है। हमारी इतनी बड़ी आबादी है, उस हिसाब से हम ग्रीन हाउस एमिशन करने में 3रे नंबर का देश है। और जब हम इतने बड़े स्तर पर ग्रीन हाउस गैस निकाल रहे हैं तो हमारा कुछ दायित्व तो बनता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में पंचामृत नाम से घोषणा की। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी पूजा अर्चना होती है तो दही से बना हुआ एक पंचामृत मिलता है जिसमें कई सारी चीजें होती हैं और वो काफी पवित्र माना जाता है। तो वैसा ही नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कोप 26 में भारत की तरफ से कुछ वादे किए, कुछ कमिटमेंट किए। ये वादे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला इसमें वादा क्या है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट जो ऊर्जा बनाएंगे वो नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे, मतलब अक्षय ऊर्जा से बनाएंगे, अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल सोर्सेस से बनाएंगे। ये हमारे जो पंचामृत के लाइंस हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, कहीं भी पूछ सकता है। पहला। दूसरी हमने क्या वादा किया कि 2030 तक हम आरी मतलब अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी से 50% बिजली बनाएंगे। मान लीजिए हमारे देश को 100 किलोवाट बिजली की आवश्यकता है तो 50 किलोवाट तो हम अक्षय ऊर्जा से बनाएंगे। तीसरा क्या बोला कि 2030 तक हम 1 बिलियन कार्बन एमिशन को कम करेंगे। मान लीजिए अभी हम 5 बिलियन कार्बन एमिशन कर रहे हैं एक साल में, तो उसको 4 बिलियन करेंगे। ठीक, और ये बिलियन टनों में है, 1 बिलियन टनों में है। और क्या बोला इन्होंने कि 2030 तक हम जो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, कार्बन जो निकाल रहे हैं, उसको हम 45% या उससे अधिक कम करेंगे 2030 तक। और सबसे बड़ी जो बात कही है कि 2070 तक भारत नेट जीरो कंट्री बन जाएगा। नेट जीरो का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने 1 टन कार्बन निकाला तो आपके पास इतने पेड़ हो जो 1 टन कार्बन को एब्जॉर्ब भी कर ले, यानी जितना हम कार्बन निकाल रहे हैं उतना एब्जॉर्ब भी हो रहा है। इसे कहते हैं नेट जीरो। नेट जीरो मतलब फाइनल रिजल्ट क्या आया? 0 आया। तो ये हमने 2070 तक का टारगेट रख दिया है कि भारत 2070 तक नेट जीरो कंट्री बन जाएगा, क्योंकि कार्बन तो हम निकालेंगे ही। अब हम आप सांस भी ले रहे हैं तो कार्बन हम एक्सहेल कर रहे हैं, नेचुरली कार्बन भी निकलता है। कहीं ज्वालामुखी फट गया तो कार्बन जमीन से बाहर निकल जाता है। हम गाड़ी चलाते हैं, हमारे पास इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है। हम अमूमन हर एक चीज में भी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर चल रहा है तो इससे भी कार्बन एमिशन हो रहा है। तो हमने ये कहा 2070 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे, मतलब जितना कार्बन हम एमिट करेंगे उतना हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये जो 5 वादे हैं इसको कहा गया पंचामृत। और ये पंचामृत किसने वादा किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इन सारे वादों में 4 वादे 2030 तक के लिए हैं और जो 5वां है नेट जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत कब तक नेट जीरो कंट्री हो जाएगा? वो 2070 तक हो जाएगा। तो कॉप 26 की बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में कोई खास बातें निकल के नहीं आई दुनिया के देशों के लिए, यानी दुनिया के बड़े बड़े देशों ने कोई खास वादे नहीं किए। लेकिन हमने जो वादा किया वो क्या था कि हम पंचामृत की सौगात आपको दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस बैठक को
संपन्न कराने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है आलोक शर्मा। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आलोक शर्मा, और इन्होंने कोप 26 की पूरी बैठक को संपन्न कराया। तो आलोक शर्मा यूनाइटेड किंगडम के यूके के पार्लियामेंट हैं, वहां के सांसद हैं, लेकिन इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कोप 26 को संपन्न कराने की, यानी कोप 26 के प्रेसिडेंट थे ये आलोक शर्मा। तो ये भारतीय मूल के हैं, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस कोप 26 में भारत ने सबसे बड़ा अपना क्या सौगात दिया कि पंचामृत की सौगात दी। देखिए 2015 में पेरिस में एक कोप हुआ था जिसका नंबर था कोप 21, यानी 21वीं बैठक 2015 में। इस बैठक में दुनिया भर के देशों ने, अमीर देशों ने बोला, डेवलप्ड कंट्रीज ने बोला कि हम विकासशील देशों को, गरीब देशों को हर साल $100 बिलियन पैसा देंगे, जिससे वो अपने देशों में ऐसे प्लांट्स लगा सके, ऐसी टेक्नोलॉजी लगा सके जिससे कार्बन एमिशन कम हो। जैसे भारत एक विकासशील देश है, आप एक झटके में बोलो कि कार्बन का ये जो कोयले का उपयोग आप नहीं करना है, एक झटके में आपने बोला कोयले की खदानें बंद कर दीजिए और आप सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो जाइए, आप बायोमास में शिफ्ट हो जाइए, तो उसके लिए लगता है पैसा, अरबों खरबों रुपए लग जाते हैं नए पावर प्लांट बनाने में, नए और भी सेटअप बनाने में। इतना पैसा कहाँ से इन गरीब देशों के पास आएगा? इसलिए 2015 में बड़े देशों ने वादा किया था कि हर साल हम गरीब देशों को $100 बिलियन देंगे। कब से देना शुरू करेंगे? 2020 से हर साल देंगे। लेकिन इन अमीर देशों ने, खासकर जो कि यूएस है या ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस है, इन्होंने $1 नहीं दिया। तो भारत हर बार हर कोप में कहता है कि $100 बिलियन की राशि तो रिलीज करो, आप हम पे जोर डालते हो कि आप कार्बन न्यूट्रल हो जाइए, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करिए, लेकिन उसके लिए लगता है पैसा, और वो पैसा आप दे नहीं रहे हैं। तो ये जो $100 बिलियन की बात हुई थी, इसका एक नाम था ग्लोबल क्लाइमेट फंड। एक फंड बनाया गया था, और ये इस उम्मीद में कि भविष्य में बड़े देश, अमीर देश में पैसा डालेंगे, जो कि इन लोगों ने डाला नहीं। अगली न्यूज में चलते हैं। साइबर क्राइम को लेकर न्यूज है, कहीं कोई क्राइम नहीं हुआ है, चिंता कोई बात नहीं है। हमारे देश के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, ये पद 2019 में बनाया गया है, और 1 जनवरी 2020 से बिपिन रावत साहब हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इन्होंने ये पद संभाला है। और ये हमारी तीनों आर्मी का, यानी तीनों आर्म फोर्सेस के हेड हैं एक तरह से। इन्होंने बोला कि हमारे देश को साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम पर अटैक बहुत सारे हो रहे हैं, इसलिए करंट अफेयर्स में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। साइबर शब्द का मतलब होता है जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हो प्लस नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो। और आज जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें जो नाम आता है वो आता है इंटरनेट, यानी ऐसी कोई डिवाइस जो कंप्यूटर हो या कंप्यूटर जैसी हो और इंटरनेट से जुड़ी हो, तो उसे हम कहते हैं साइबर डिवाइस। और उसकी सुरक्षा की बात को कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। मैं आपको जूम से पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी क्लास में कोई भी अनवांटेड एक्टिविटीज हो, कोई और व्यक्ति आके लॉगिन कर जाए, कुछ और पटांग करे, तो इसके लिए जूम की तरफ से कुछ सिक्योरिटी है। अगर ये सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए तो हो सकता है हमारी क्लास में कोई और हैक कर ले, मेरे सिस्टम को हैक कर ले, आपके मोबाइल को हैक कर ले, और उससे हमें दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो हम इंडिविजुअल लेवल पे, छोटे लेवल पे बात करते हैं कि ठीक है, लेकिन जब ये बात देश के लेवल पे आती है, जैसे नवंबर 2020 में पूरी मुंबई में 48 घंटे तक बिजली गायब हो गई थी। 48 घंटे तक पूरी मुंबई में बिजली गायब हो गई। पता चला कि चाइना ने अटैक किया है, साइबर अटैक, और जो वहां की बिजली कंपनी है उनके कंप्यूटरों को हैक कर लिया। उस वजह से हमारे देश की कमर्शियल कैपिटल 2 दिन तक बिना बिजली के चली। 4 महीने पहले हमने देखा अमेरिका का जो पेट्रोल सिस्टम है, पेट्रोल सिस्टम या गैस सिस्टम है, तो उसका जो सॉफ्टवेयर था उसको हैक कर लिया गया था। तो पूरे अमेरिका में 3 दिन तक जो गैस स्टेशन थे, जैसे हमारा पेट्रोल स्टेशन होता है, पेट्रोल पंप होते हैं, वहां से कोई गैस खरीद नहीं पा रहा था, क्योंकि उनके सिस्टम ही चल नहीं रहे थे। मुंबई में कब हुआ था? पिछले महीने नवंबर 2020 में हुआ था। तारीख याद नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो हमारे देश में जब देश स्तर की बात आती है तो साइबर अटैक बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से, मतलब ये कह दें कि हमारे लिए दुखदाई हो सकते हैं। हमारे बैंकिंग सिस्टम है, हमारी एजुकेशन सिस्टम है, हमारी रेलवे, हर कुछ नेटवर्क पे चल रही है, सिग्नल्स पे चल रही है, और किसी ने किसको हैक कर लिया तो दो ट्रेनों को एक ही पटरी में लाके एक्सीडेंट करा सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और आज तो पूरा डिफेंस साइबर वॉरफेयर में लड़ा जा रहा है। तो इन सब चीज को देखते हुए सीडीएस साहब ने अपनी चिंता जाहिर की। जब चिंता जाहिर की तो हमारे लिए
इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये देख लें कि साइबर अटैक किस किस प्रकार के होते हैं और वर्तमान में साइबर को लेकर, साइबर अटैक को लेकर मेरे पास कोई संस्था है कि नहीं। देखिए 2-3 शब्द मैं बताता हूं आपको। जब आपके सिस्टम को कोई हैक करे और आपके सिस्टम को ओपन करने के लिए, वापस सही करने के लिए आपसे फिरौती मांगे, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को, ऐसे वायरस को कहते हैं रैनसमवेयर। रैनसम मतलब होता है फिरौती। रैनसमवेयर वो होता है जिसमें आपके सिस्टम को हैक कर लिया गया और आपसे सिस्टम ओपन करने के लिए कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं। एक होता है मालवेयर, जब आपके सिस्टम पे कोई वायरस का अटैक हो और वो आपके सिस्टम को खराब कर रहा हो, मैलिशियस एक्टिविटीज कर रहा है, खराब कर रहा है, उसे कहते हैं मालवेयर। एक वायरस वो होता है जो आपके सिस्टम में चुपचाप जाके बैठ जाता है और जासूसी करता है, मतलब आपके सिस्टम में क्या हो रहा है उस चीज को कहीं और सेव करता है, उसे कहते हैं स्पाईवेयर। जैसे पेगासस नाम का जो आप लोग सुन रहे हैं, पेगासस, तो पेगासस जासूसी कर रहा है, तो ये स्पाईवेयर है। तो रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, मालवेयर, ये सब किसके प्रकार है? ये सब वायरस के प्रकार है, ठीक है। और ये इनके अलग अलग काम की वजह से इनके नाम अलग अलग। इसीलिए कहा जाता है कि समय से अपने पासवर्ड चेंज करिए, समय पे अपने सिस्टम को अपडेट करिए, एंटीवायरस डालिए, क्योंकि कभी भी अटैक हो सकता है और अटैक तो लगभग हर वक्त हो रहा है हमारे ऊपर। तो हमारे देश को बचाने के लिए, वैसे एक ये फिगर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरे देश में पिछले साल लगभग 35% जो साइबर अटैक हुए चाइना से हुए, 9% साइबर अटैक पाकिस्तान से हुए, 7% कनाडा से, 5% जर्मनी से, यूएस से 17%। ऐसा नहीं कि वहां की सरकार करवा रही, लेकिन ये जो हैकर्स हैं वो करते हैं और इससे वो कभी रैनसमवेयर करते, कभी स्पाईवेयर डालते हैं और अल्टीमेटली हमको परेशान करते हैं। और हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बैंक्स हैं, अगर इनके सिस्टम में कोई भी वायरस चला गया तो वो करोड़ों अरबों का नुकसान कर सकता है। तो हमारे देश में एक संस्था है, उसका नाम है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसका शॉर्ट फॉर्म है सर्ट इन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये हमारे देश के साइबर सिपाही हैं, साइबर सोल्जर्स हैं ये हमारे देश के, जो किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी मिटी मंत्रालय के अधीन आते हैं। और ये हमारे देश को साइबर अटैक से बचाते हैं। तो जब साइबर अटैक होता है, जैसे मान लीजिए मेरा एक सिस्टम है, मेरे सिस्टम पे साइबर अटैक होगा, तो मेरे सिस्टम के चारों ओर एक दीवार होती है, जो दीवार मेरे सिस्टम को बचाती है। इस दीवार को कहते हैं फायरवॉल। फायरवॉल, तो फायरवॉल आपके सिस्टम को वायरस से बचाती है। कोई आग नहीं लग रही है, ये एक नाम है, टर्म है फायरवॉल। तो एंटीवायरस जो होता है वो एक तरह से फायरवॉल बना देता है, और आपके सिस्टम पे कोई बाहर से अटैक करता है तो आपके सिस्टम को भेद नहीं पाता। तो मेरे देश की फायरवॉल कौन है? सर्ट इन, मेरे देश की फायरवॉल है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। सर्ट इन का नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगली न्यूज में चलते हैं। भगवान भोले की नगरी चलना है हमको, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में जानना है। पहले कुछ बेसिक्स बातें देखिए। भगवान भोले शंकर को समर्पित मेरे देश में 12 क्या है? ज्योतिर्लिंग है। 12 क्या है? ज्योतिर्लिंग। और जिसमें मध्य प्रदेश में कितने हैं मुझे नहीं पता, आप लोग बताएंगे कमेंट्स में। 12 ज्योतिर्लिंग है। इन 12 ज्योतिर्लिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी कहूं, बनारस कहूं, वाराणसी कहूं, ये एक ही शहर के नाम है। हम इसको कह सकते कि मेरे देश की ये कल्चरल सिटी है, मेरे देश की एक सांस्कृतिक सिटी है। दुनिया में सबसे पुराने देशों, मतलब शहरों की बात करें तो बनारस या काशी का नाम आता है, और इसके साथ नाम आता है यरूशलेम का। यरूशलेम, जो कि इजराइल की राजधानी यरूशलेम, ये जेरूशलेम, ये दुनिया की इतने पुराने शहर हैं जिनकी कोई गणना नहीं कर सकते, कि हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कितने साल पुराने हैं, कितने हजारों साल पुराने। तो काशी में जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम है विश्वनाथ मंदिर। काशी का विश्वनाथ मंदिर भगवान भोले को समर्पित है, और इसको लेकर काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले इनॉग्रेट किया। अब सवाल ये है कि कॉरिडोर काशी विश्वनाथ मंदिर पे क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, बनारस जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ये मैंने बना दिया काशी विश्वनाथ मंदिर। अब काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उसके आसपास की बहुत घनी आबादी रहती, बहुत सारे घर रहते हैं, और फिर अगर गंगा घाट पे आना है तो आपको इन छोटी छोटी गलियों से निकल के गंगा घाट पे आना पड़ता है।
अब ये छोटी गलियां इतनी तंग है कि यहाँ से एक आदमी, 2 आदमी ही एक बार में निकल सकता है। तो मोदी सरकार ने 2 साल पहले ये सोचा कि हम अपने काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के इलाके को बिल्कुल रिनोवेट कर देंगे और एक कॉरिडोर बनवाएंगे, जिससे कोई भी इस मंदिर को दर्शन करने वाला जो व्यक्ति है वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भीड़ भाड़ के तुरंत गंगा घाट पे आ सके और गंगा आरती का लाभ ले सके, गंगा जी का दर्शन कर सके। इसको लेकर काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बात चली। पहले इसका कोई विवाद हुआ कि भाई हमारे छोटे छोटे जो घर हैं उनको हटाना पड़ेगा, सड़कें लंबी होंगी, गलियां चौड़ी होंगी। तो फिर सरकार ने बोला हम कंपनसेट कर देंगे और अल्टीमेटली हम आज देख रहे हैं कि इसका उद्घाटन हो रहा, सॉरी इनॉग्रेशन हो रहा है। काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हो रहा है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर को इतना अच्छा क्यों बनाया जा रहा? क्योंकि जैसे मैंने कहा, मेरी देश के सबसे पुराने शहरों में से एक है और मोदी जी ने 2 साल पहले कहा था इसको मैं क्योटो शहर जैसा डेवलप करूंगा। क्योटो सांस्कृतिक शहर कहाँ का है? जापान का। जापान की हालांकि कैपिटल जो है वो है टोक्यो, लेकिन वहां का सांस्कृतिक जो कैपिटल है उसे क्योटो कहा जाता है। और मोदी का वादा था, मोदी जी का, कि हम काशी विश्वनाथ को भी क्योटो जैसे ही संरक्षित या समर्थ बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में। देखिए, काशी विश्वनाथ जो मंदिर था, जो इसका ओरिजिनल मंदिर था, इसको 1194 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक की आर्मी ने इसको तोड़ दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की आर्मी ने इसको तोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे इसी के पास में एक औरंगजेब द्वारा, इसी के पास में, देखिए मैं इसी के पास बोल, औरंगजेब द्वारा एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम था ज्ञानवापी मस्जिद, जो आज भी है ज्ञानवापी मॉस्क, जिसको लेकर थोड़ा बहुत विवाद चलता है। लेकिन जो आज आप वर्तमान में विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, इसको बनवाया गया लगभग 1750 के आसपास। और इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया था इंदौर की कुतुबुद्दीन का वो टाइम था 1206 से 1210। ठीक है, कुतुबुद्दीन इसके पहले भी आया हुआ है यहाँ पे। तो इसका जो वर्तमान रूप है उसको बनवाया है अहिल्याबाई होलकर ने। अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की महारानी रही हैं, उन्होंने आज जो विश्वनाथ मंदिर आप देख रहे हैं उसको इन्होंने बनवाया। साथ में इस मंदिर में आप देखेंगे तो इसके ऊपर सोने की मतलब एक तरह से सोना लगाया गया है, और वो सोना महाराजा रंजीत सिंह की जो पत्नी थी उसने दान किया था। इंदौर के सिंधिया परिवार ने यहाँ पे सिल्वर यानी चांदी दान किया था। तो आज जो आप काशी विश्वनाथ मंदिर देखते हैं वो लगभग 350 साल पुराना है। एक्चुअल जो मंदिर था, जिसका एक्चुअल नाम क्या था? विश्वेश्वर मंदिर, विश्वेश्वर टेम्पल, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा दिया था। तो विश्वेश्वर टेम्पल पे ही बनाया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर। तो ये थोड़ी सी बातें आपको जाननी चाहिए। और काशी की बात कर लो तो काशी में गंगा जी तो आपको देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पे 2 नदियां और हैं, एक नदी है वरुणा और एक नदी है अस्सी। वरुणा और अस्सी छोटी छोटी नदियां हैं जो भी आपको बनारस में देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद है यहाँ के। और ये कुछ यहाँ के बारे में बताया गया है कि भाई ये जो छोटे छोटे ये घर हैं, इन घरों को डिस्प्लेस किया जाएगा और ये बड़ा सा कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा विवाद था कि भाई हमारी पुश्ते रह गई यहाँ पे और आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। सरकार ने बोला हम आपको देंगे भाई, आपका जो कंपनसेशन है हम आपको देंगे। तो ये सारी कुछ बातें हैं। और हिंदू धर्म में 7 पवित्र स्थलों की बात की गई है, जिसमें अयोध्या बात की गई भगवान राम के लिए, काशी बात किया गया है भगवान भोले के लिए, मथुरा बात की गई है भगवान इसके मतलब कृष्ण के लिए। ठीक है, और पार्वती के लिए भी, शायद कांचीपुरम पार्वती के लिए, ऐसे सप्त स्थल हैं। उनका एक्चुअल टर्म मैं भूल रहा हूँ। 7 पवित्र स्थल है हिंदू धर्म में, जिसमें एक आपका काशी विश्वनाथ, काशी आता है, काशी। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज पे। देखिए, ये न्यूज कह रही है कि जो महिलाएं हैं आर्मी में, जो महिला ऑफिसर्स हैं, उनको परमानेंट कमीशन दिया जा रहा है। अब परमानेंट कमीशन क्या होता है, ये क्यों बात आ गई, और ये शायद साल भर से हम सुनते आ रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी का ये पार्ट है, प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी कहानी थोड़ी सी आपको सुननी है। देखिए, हमारे देश में आर्मी मतलब एयरफोर्स, आर्मी और एयरफोर्स,
आर्मी और नेवी, इसको मैं आर्मी कह रहा हूँ, मोटे तौर पे आर्मी कह रहा हूँ, या आर्म्ड फोर्सेस नहीं, आर्मी कहना ठीक रहेगा। यहाँ पे जो फीमेल ऑफिसर्स होती थी उनको जो नौकरी मिलती थी वो कैसी मिलती थी, शॉर्ट सर्विस कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन की इनको नौकरी मिलती थी। यानी ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है इसमें 10 साल की नौकरी होती है, 10 साल, अधिकतम 14 साल की, और उसके बाद आपको रिटायरमेंट होना पड़ता है। देखिए आर्मी की अगर मैं बात करूं तो ऑफिसर रैंक में आप लेफ्टिनेंट के पद पे, लेफ्टिनेंट के पद से आप नौकरी ज्वाइन करते हैं। लेफ्टिनेंट के ऊपर होता है मेजर, फिर कर्नल, ऐसे करते करते रैंक ऊपर तक जाती है। लेकिन जब महिलाएं शॉर्ट सर्विस कमीशन में आती थी तो वो कर्नल के ऊपर कभी जा ही नहीं पाती थी, तो उनको कभी बड़ा पद मिला ही नहीं, बड़ी पोस्ट नहीं मिली, और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी निभाई नहीं कभी। और इसको लेकर 1994 में जो महिला ऑफिसर्स थी उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि भाई हम में क्या कमी है, आप हमको परमानेंट कमीशन क्यों नहीं देते, क्योंकि आर्मी में जो परमानेंट कमीशन होता है वो लगभग 54 साल तक की उनकी नौकरी होती है। और तो महिलाएं कहती थी कि हमको क्यों नहीं मिलता, तो सरकार का ये पक्ष था कि भाई अभी हम उसके लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत काफी लंबी लड़ाई चली और पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन दिया कि आप कम से कम जो 10 स्ट्रीम है, देखिए जो 10 स्ट्रीम है ये नॉन कॉम्बैट स्ट्रीम है, मतलब युद्ध में जाकर लड़ना नहीं है, लेकिन आपको युद्ध में सहायता देनी थी, लेकिन आपको लड़ना नहीं है। 10 स्ट्रीम जिसमें से 80 इनको पोस्ट मिलता था, शॉर्ट सर्विस कमीशन की नौकरी मिलती थी। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा सरकार को कि आप इनको परमानेंट कमीशन दीजिए। और न्यूज में इसलिए आया कि केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया है कि भैया महिलाएं भी परमानेंट कमीशन मिलेगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि एनडीए के एग्जाम के लिए महिलाओं के, लड़कियों के लिए फॉर्म निकल गए, और जो सीडीएस के एग्जाम है उसमें विमेंस के लिए फॉर्म निकल रहे हैं, क्योंकि अब इनके थ्रू जब जाएंगे तो परमानेंट कमीशन के लिए जाएंगी, तो हो सकता है हम कल को देखें 10-20 साल बाद कि हमारे देश को आर्मी चीफ महिला मिल रही है, नेवी चीफ महिला मिल रही है, एयरफोर्स चीफ महिला मिल रही है। तो ये कुछ दिक्कतें थी जिसके लिए इन्होंने लगभग 25 साल लंबी लड़ाई लड़ी, और अल्टीमेटली पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ आपको मिलना चाहिए, और अब सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले बोला कि सरकार फटाफट बताए कब से दे रही है। और अभी सरकार ने बोला कि 10 जिस स्ट्रीम में महिलाओं को जॉब मिल रही थी उसी स्ट्रीम में हम उनको परमानेंट कमीशन दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए अभी भी जंग के मैदान में महिलाओं को एंट्री नहीं मिली है कि आप जंग लड़ेंगे। इसके लिए शायद फिर से कोर्ट केस हो और फिर से सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। ये कुछ बारे में है यहाँ पे, यूपीएससी के थ्रू आप एनडीए का एग्जाम निकाल सकते हैं, सीडीएस का एग्जाम निकाल सकते हैं। ये परमानेंट कमीशन को लेकर है, परमानेंट कमीशन कैसे मिलता है आपको, मौका लगे तो एक बार देख लेना। चलो फटाफट रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई करो, मेरे लैपटॉप की बैटरी जाने वाली है, फटाफट रिप्लाई करो। काशी विश्वनाथ टेम्पल किसको समर्पित है, क्या भगवान राम को समर्पित है? क्या काशी विश्वनाथ टेम्पल उत्तर प्रदेश में है और इसको बनवाया अहिल्याबाई होलकर ने? कौन सा स्टेटमेंट सही है, जल्दी रिप्लाई करें। ठीक है, तो राम को कैसे होगा भाई, राम के लिए अयोध्या जाना पड़ेगा, यूपी में है, सही बात है, और अहिल्याबाई होलकर ने इसको बनवाया है, इसका स्वरूप दिया है। बढ़िया। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट क्या क्या हो सकते हैं इसमें? पहले तो